Good morning dear friends. Today we are discuss about respiratory system. आज जो हमारा टॉपिक है वो है respiratory system यानी श्वसन तंत्र। तो जो श्वसन तंत्र है ये बेसिकली हमें जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर से ये हमारे इंटरनल रीजन को प्रोवाइड करता है। हम ब्रीथिंग के थ्रू फ्रेश एयर लेते हैं और उसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ट्रैप कर लेता है हमारा हीमोग्लोबिन, जो कि आगे चल कर के ये जो आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ये जो हमारे फूड कंपोनेंट हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स और जो भी आपके मेजर कंपोनेंट हैं इनको सिंपल मॉलिक्यूल्स में जब ये कन्वर्ट हो जाते हैं तो इनसे एनर्जी लिबरेशन का जो प्रोसीजर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है उसके लिए हमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमें हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू प्रोवाइड होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि ये कैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन है वो है हमारे लंग्स। ह्यूमन में 1 पेयर लंग्स होते हैं। राइट वाला जो लंग्स होता है ये 3 लोब्स में, एक प्रकार से 3 सेमी पार्ट में, और जो लेफ्ट वाला है ये 2 लोब्स में डिवाइड होता है। इम्पॉर्टेंट जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो वर्क है टोटल वो इन ऑर्गन से स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला हमारा ऑर्गन है वो है नॉस्ट्रिल। तो नॉस्ट्रिल जो है ह्यूमन में 1 पेयर नॉस्ट्रिल, हमारी जो नोज़ होती है इसमें 1 पेयर जो पोर्स होते हैं, छेद, इनको बोलते हैं नॉस्ट्रिल। इन्हीं के थ्रू हम एयर को इनहेल करते हैं। अब उसके बाद जो सेकंड आता है नेज़ल कैविटी, जो हमारे ये ओपनिंग हो गई नोज़ की, इनको तो हमने नॉस्ट्रिल कहा। अब इसके अंदर जैसे ही एयर गई तो वो जिस कैविटी में यहाँ से कैविटी स्टार्ट हुई है पूरी आपकी जो कैविटी होती है ये आपकी कहलाती है नेज़ल कैविटी। जैसा कि यहाँ से एयर गई, अब इसके बाद यहाँ से लेकर के टोटल ये जो आपका पूरा यहाँ तक का पार्ट है, ये जो पैसेज है पूरा, ये आपका कहलाता है नेज़ल कैविटी। तो नेज़ल कैविटी जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट पार्ट है वेस्टिबुलर रीजन, जो स्टार्टिंग का रीजन होता है, जो कि हमें सामने से लगभग दिखाई देता है। तो ये आपका कहलाता है वेस्टिबुलर रीजन। वेस्टिबुलर रीजन में आपका जो छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं और इसकी जो वॉल होती है इस पे म्यूकस का कवर होता है। ये जो हेयर्स होते हैं ये फिल्ट्रेशन का वर्क करते हैं। जो हम एयर इनहेल करते हैं इसमें डस्ट पार्टिकल या कोई हस्क का पार्टिकल या कोई ऐसा पार्टिकल अगर आ जाता है तो ये हमारे जो हेयर्स हैं ये इसको फिल्टर कर लेते हैं, रोक लेते हैं। वहीं पर आपने नोटिस करा होगा जहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ रही हो या बहुत ज़्यादा कहीं फसल कट रही हो, भूसा उड़ रहा हो, तो वहाँ हम रेस्पिरेशन प्रॉपरली यानी ब्रीथिंग अपनी प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि उसमें डस्ट, इतने ज़्यादा डस्ट पार्टिकल हैं कि वो हमारे जो आपका जो फर्स्ट है वेस्टिबुलर रीजन इसको ब्लॉक करने लगता है, तो एयर हमारे अंदर जा नहीं पाती है। सेकंड है आपका रेस्पिरेटरी रीजन। ये जो रेस्पिरेटरी रीजन होता है ये इसके बैक का एरिया है रेस्पिरेटरी रीजन, और ये काफ़ी सर्कुलर कैनाल टाइप में इसमें आपका एयर जो है वो पास होती है और इसकी जो सरफेस होती है वो म्यूकस से पूरा का पूरा कवर्ड रहती है। इससे होता है ये कि जब एयर इन पैसेज से होकर के गुजरती है तो उसमें अगर कोई डस्ट पार्टिकल है तो वो उसकी सरफेस से चिपक जाता है, जिससे उसका लगभग 100% फिल्ट्रेशन हो जाता है। साथ ही साथ ये एक प्रकार से एयर कंडीशनर का काम भी करती है। जो हम एयर इनहेल करते हैं उसके टेम्परेचर को हमारी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेंटेन कर देती है। कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में एंटर करेगी तो वो हमारी जब बॉडी के टेम्परेचर के आसपास आ जाती है तभी हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर पाती है। आपने देखा होगा अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है तो आपको ब्रीथिंग करने में समस्या होती है। कहीं किसी भट्टी के पास खड़े हैं तब भी आपको ब्रीथिंग करने में समस्या होती है, क्योंकि टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा रेगुलेट करना पड़ता है। उसके बाद आपका थर्ड रीज़न है ऑल्फैक्टरी रीजन।
ऑल्फैक्टरी रीजन जो होता है, ये ऑल्फैक्ट मतलब स्मेल का डिटेक्ट करता है। जो हम एयर इन ब्रीथ कर रहे हैं तो वो उसका कैसा है, उसकी स्मेल है, अच्छी स्मेल है या बैड स्मेल है। तो अगर बैड स्मेल है तो हम वहाँ पर ब्रीथिंग प्रॉपरली नहीं कर पाते, वहाँ से हमें हटना पड़ता है। तो ये पूरा नेज़ल कैविटी है, ये हमारे एयर को फिल्टर करती है, टेम्परेचर को मेंटेन करती है और उसकी एक प्रकार से क्वालिटी का जो नॉलेज है वो हमारे ब्रेन को देती है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है नेज़ोफेरिंग्स। नेज़ल कैविटी के बाद आपका ये जो रीजन है ये नेज़ोफेरिंग्स कहलाता है। ये लगभग जस्ट आपका स्कल के जस्ट बिलो में प्रेजेंट रहता है और ये एक पैसेज प्रोवाइड करता है आपका नेज़ल कैविटी और लैरिंग्स को। नेक्स्ट जो आपका है वो है लैरिंग्स यानी साउंड बॉक्स। लैरिंग्स को इसको साउंड बॉक्स भी बोलते हैं क्योंकि ये कार्टिलेज का बना हुआ एक बॉक्स होता है और ये हमारे अंदर साउंड को प्रोड्यूस करता है। आपने देखा होगा कि कोई भी जानवर है वो एक ही तरीके की आवाज़ निकालता है। हम लोग अपनी जो वॉइस है उसको बाकायदा लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये जो एयर है ये इस एयर को साउंड में चेंज करता है और वही साउंड हमें अपना आवाज़ के रूप में या लैंग्वेज के फॉर्म में हमें सुनाई देता है। इसीलिए इसको साउंड बॉक्स भी कहा जाता है क्योंकि ये साउंड को प्रोड्यूस करता है हमारे अंदर। अगर ये गड़बड़ हो जाए या इसमें दिक्कत हो जाए तो हमारा जो साउंड है वो प्रॉपरली निकलता नहीं है या बंद हो जाता है। इसी तरह का जो एक ऑर्गन है वो बर्ड्स में पाया जाता है। बर्ड्स में जो ऑर्गन पाया जाता है वो होता है सैरिंग्स। सैरिंग्स जो होता है बर्ड में होता है। यही कारण है कि जो कुछ बर्ड्स हैं वो भी बाकायदा एक म्यूज़िक प्रोवाइड एक गाना गाती हैं या उनकी आवाज़ जो है वो बहुत ऐसी लगती है कि जैसे वो गा रही हैं। उसका रीज़न ये है कि उनमें भी आपका इसी से मिलता जुलता एक ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं सैरिंग्स। नेक्स्ट है आपका ट्रैकिया। इसके बाद एक कार्टिलेज का बना हुआ एक ट्रैक होता है। ये जो आपका पूरा पाइप होता है, जैसे ये पाइप है, तो इसमें जगह जगह ऐसे ऐसे छल्ले बने रहते हैं। आपने देखा होगा कुछ पाइप आते हैं उसमें बाकायदा ऐसे छल्ले बने, अगर उनको दबाओ तो वो अपनी जगह पर इन्हीं फोल्ड के आधार पर सिंक हो जाते हैं। जब उनको रिलैक्स करो तो वो वापस फैल जाते हैं। कुछ ऐसा ही होता है ट्रैकिया। इसमें ये जो आपके छल्ले बने रहते हैं कार्टिलेज के, इससे होता ये है कि जो पाइप है वो प्रॉपरली हमेशा जो है इसके अंदर की जो स्पेस है वो खुली रहती है और ये शिंक नहीं होता है। अगर ये शिंक हो जाएगा तो हमारा जो पैसेज है वो ब्लॉक हो जाएगा। हम किसी भी पोस्चर में रहें, लेटे रहें, बैठे रहें, लेकिन ये अपना ओपन कंडीशन में रहता है, मतलब इसमें से एयर पास हो सकती है। इसके बाद ये जो आपका ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, दो ट्यूब में, जो कि दोनों ट्यूब अलग अलग जो लंग्स हैं हमारे लेफ़्ट और राइट, इनमें चली जाती हैं। ये जहाँ से डिवाइड होता है उसको बोलते हैं ब्रोंकाई, यानी ये डिवाइड हो गया, अब ये ब्रोंकाई हो गए। ब्रोंकाई ब्रोंकस में, ब्रोंक्यूल सेकंड, प्राइमरी ब्रोंकस में, सेकेंडरी ब्रोंकस में, देन आफ्टर ब्रोंक्यूल्स में। यानी कि ये आगे चल कर के आपका जैसे एक ट्यूब आई वो फिर डिवाइड हुई, फिर उसकी पार्ट्स डिवाइड हुए, इस तरह ये डिवीज़न पूरा चलता रहता है। और ये पूरा का पूरा जो नेटवर्क है ये हमारी पूरे लंग्स में फैल जाता है। तो ट्रैकिया के बाद आपका ये ब्रोंकाई हो गया। ब्रोंकाई जो होते हैं तो जैसा कि हमने बताया है ये अपना अलग अलग बाइफरकेट होते ट्यूब्स के फॉर्म में चले जाते हैं। लास्ट में एक स्ट्रक्चर आता है जिसको बोलते हैं एल्वेओलाई, जहाँ पर आकर के ये ब्लॉक हो जाते हैं। मान लो ये आपका ट्यूब है, ये ऐसे करके डिवाइड हुई और फर्दर डिवाइड हुई और फर्दर डिवाइड हुई। लास्ट में एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है, इसको बोलते हैं एल्वेओलाई। ये पूरे एल्वेओलाई जो है लास्ट में बैलून के फॉर्म में
प्रेजेंट रहते हैं। हमारे दोनों लंग्स में मिलाकर लगभग 300 से 400 मिलियन एल्वेलाई होते हैं। ये जो लंग्स है ऐसा नहीं है कि ये पूरा एक बैलून की तरह है और इसमें एयर फिल्ड है, हमने एक पिन मारी और ये पंचर हो गया, ऐसा नहीं होता है। जब एयर इस पैसेज से आती है तो ये हर एक एल्वेलाई में जा कर के फिल होती है, और जब हर एक एल्वेलाई प्रॉपरली एयर को गेन कर लेता है तब हमारा लंग्स जो है वो फूल करके अपनी मैक्सिमम कंडीशन में आ पाता है। कहने का मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक बड़ा सा बैलून है, उस बैलून में हमने बहुत सारे छोटे छोटे बैलून डाल दिए। अब अगर हम पिन मार रहे हैं या कोई ऐसा बैग है जिसमें हमने बहुत सारे छोटे छोटे बैलून डाले हैं, अब उसको बंद कर दिया, अगर आप पिन मारेंगे तो पर्टिकुलर एक या दो जो आपके बैलून है वही बस्ट होंगे, पूरा जो पाउच है वो बस्ट नहीं होगा। इसी तरह अगर इसमें अब पिन मारी जाए तो केवल आपका जो एक एल्वेलाई या दो एल्वेलाई वही बस्ट होते हैं, बाकी सब सुरक्षित रहते हैं। ये बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूज़न रहता है कि ये पूरा लंग्स जो है वो एयर बैग है और इसमें डायरेक्ट एयर जो है वो फिल्ड है। तो ये एल्वेलाई में जाकर के एयर फिल्ड होती है। जैसा बताया लगभग 300 मिलियन तक एल्वेलाई दोनों लंग्स में प्रेजेंट रहते हैं। जब एयर इसमें जाती है तो जो एल्वेलाई है, जैसे ये एल्वेलाई है, अब एयर इस आपका जो फाइन ब्रोंक्यूल है इसके थ्रू इसमें एयर गई। अब ये जो आपकी इसकी वॉल होती है, सरफेस दीवार, इस पे आपका बहुत फाइन ब्लड कैपिलरीज होती हैं। जब एयर इसके अंदर आती है तो फ्रेश एयर में हाई अमाउंट में ऑक्सीजन रहती है, और जो इसमें आपका ब्लड कैपिलरीज गई हुई हैं, अगर इनमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन अंदर के कंसंट्रेशन से ज़्यादा है तो वो CO2 को इसमें रिलीज़ कर देती हैं और बदले में ऑक्सीजन को अपने अंदर गेन कर लेती है। फिर ये ब्लड चला जाता है। ये जो ऑक्सीजन को कलेक्ट करने का और CO2 को रिलीज़ करने का जो प्रोसेस होता है वो हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है यही ऑक्सीजन को ट्रैप करता है और ले जा करके जब पैसेज में आपका रन करता है तो जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ आप ऑक्सीजन को दे देता है, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, वापस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के जब यहाँ से मूव करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें रिलीज़ कर देता है। ये जो प्रोसेस है ये कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग होता रहता है, और ये वापस जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सपायरेशन के थ्रू वापस हम अपनी नॉस्ट्रिल से इसको पास आउट कर देते हैं। तो ये जो आपका एल्वेलाई है, एल्वेलाई की जो वॉल होती है ये बहुत फाइन होती है, पतली होती है। अगर आप स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं या किसी ऐसी फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं जहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में का स्मोक या कुछ डस्ट पार्टिकल आ रहे हैं, तो होता ये है कि अगर आप जो है अगर स्मोकिंग करें तो इसके थ्रू जो आपका जो भी कार्बन या टार आ रहा है हमारी बॉडी में, तो वो इसकी वॉल पे अटैच होने लगता है, जमा होने लगता है, जिससे होता ये है कि इसकी जो फैलने और सिकुड़ने की जो कैपेबिलिटी है वो भी कम हो जाती। साथ ही साथ कभी कभी होता है ये है टार की वजह से ये इन्फेक्ट हो जाती है और ये बस्ट हो जाती है। नतीजा अब इसमें इसका कोई वर्क नहीं रह गया, यानी ये अब बेकार हो गई। अगर लंबे समय तक हम स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसमें जो हमारी एल्वेलाई हैं वो लगातार बस्ट होती रहती हैं और हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कॉन्टीन्यूअस डाउन होती रहती है, जिससे हमारी जो ब्रीथिंग है वो फिर आगे चल कर के एक सांस की बीमारी में तब्दील हो जाती है और हमें बहुत ज़्यादा तेज़ जो रिस्पायरेशन प्रोसेस है वो करना पड़ता है। तो ये था आपका पूरा रिस्पायरेटरी सिस्टम का डिटेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट।